हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एमपी टेट एग्जाम के आपके कट ऑफ के बारे में। तो दोस्तों, एमपी टेट का जो आपका एग्जाम है वह आपका लास्ट स्टेज में चल रहा है। जी हां दोस्तों, आपका 27 मार्च तक एमपी टेट का जो एग्जाम जो है वह आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपकी जारी की जाएगी इसकी आंसर की। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दें, काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपना पेपर देकर आए हैं, उनके नंबर 100 या इससे कम आ रहे हैं, या उनके नंबर 110 से कम आ रहे हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट कैंडिडेट जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डाउट है कि आखिर कट ऑफ कितना जाएगा, मेरा पेपर हार्ड आया था, नॉर्मलाइजेशन में कितने बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार आपको यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर हम बताएंगे कितना आपका एमपी टेट का जो कट ऑफ है वह जा सकता है। तो इसके लिए पहले आपको यहाँ पर बता दें, आपको आपने अगर एमपी टेट का एग्ज़ाम दे दिया है तो आपको यहाँ पर बता दें, आपकी जो आंसर की है वह आपकी 29 या 30 मार्च को रिलीज की जाएगी। आंसर की आपको कैसे चेक करना है उसके लिए आपको अलग से वीडियो बनाकर जानकारी दे दी जाएगी। और आंसर की चेक करने के लिए आपको रोल नंबर और टीएसी कोड की आवश्यकता पड़ेगी, और दोनों चीज़ आपके एडमिट कार्ड पर होती हैं। अगर आपके पास एडमिट कार्ड है तो आप बड़ी आसानी से अपनी आंसर की चेक कर पाएंगे, लेकिन अगर आपका एडमिट कार्ड खो गया है तो आपको कैसे बिना रोल नंबर बिना टीएसी कोड के आंसर की चेक करना है वो भी हम आपको बता देंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आंसर की आएगी आपको वीडियो बनाकर इसकी जानकारी दे दी जाएगी। इसके बाद आपको बता दें, आंसर की जब जारी होगी तो आपको यहाँ पर बता दें, आंसर की जब जारी होगी तो कई सारे जो एग्ज़ाम आपके जो अलग अलग शिफ्ट में जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आपको बता दें, काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन पेपर में जो आंसर जो क्वेश्चन होंगे वह गलत भी होंगे। तो उन पर आपको ऑब्जेक्शन भी रेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्शन रेज़ करने से एक फ़ायदा ये होता है कि आपको क्या होता है, अगर कोई भी क्वेश्चन गलत पाया जाता है क्वेश्चन पेपर में, अगर आप उस पर आपत्ति लगाते हैं तो उस क्वेश्चन के आपको आंसर तो ये उस क्वेश्चन का आपको नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में अगर आपने ऑब्जेक्शन लगाया है तो उसमें यहाँ पर आपका क्या होता है, आपके उस पर्टिकुलर पेपर का आपको, या उस पर्टिकुलर पेपर जो आपने दिया है उस पर अगर आपने ऑब्जेक्शन लगाया है किसी भी क्वेश्चन पर, तो उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन में बोनस अंक भी मिलते हैं। तो ना सिर्फ आपको गलत क्वेश्चन का नंबर आपको मिलेगा, बल्कि आपको बोनस अंक भी मिलेंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए, आपका जो जब आंसर की जारी होगी, जब आप पेपर चेक कर रहे होंगे अपना, उसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है गलत है या उसका आंसर आपका जो एमपीपीईबी के द्वारा गलत दिया गया है उस पर आपको ऑब्जेक्शन लगाइए। उसमें आपको उसके उस पर्टिकुलर गलत आंसर के गलत क्वेश्चन के आपको नंबर मिलेंगे और साथ में बोनस अंक भी मिलेंगे, जिससे आपका जो है स्कोर, नॉर्मलाइजेशन स्कोर है वह भी काफ़ी हद तक आपका बढ़ेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें, नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी कैंडिडेट को यहाँ पर प्रॉब्लम रहती है। उनके मन में एक डाउट रहता है कि ऐसा नहीं मेरा नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो जाए, और ऐसा नहीं मेरा नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर है वह बहुत ही तेज ज़्यादा कम हो जाए। तो यहाँ पर आपको बता दें, ऐसे आपको पॉजिटिव, आपको अपनी जो सोच है उसको पॉजिटिव रखना है। आपको बताएं, नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम होने के चांस बहुत ही रेयर रहते हैं। बहुत ही कम कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके नंबर कम होते हैं। ज़्यादातर आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ने ही वाले हैं। बस इतना रहता है, अगर आपका पेपर ज़्यादा इजी आया है तो उसमें 2 से 3 नंबर आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर पेपर आपका टफ आया है तो उसमें आपका मैक्सिमम 6 से 10 नंबर तक भी बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइजेशन में। तो ये नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा रहता है। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए आपका पेपर सरल आया था कि कठिन आया था। उसी हिसाब से अगर आपका पेपर कठिन आया, ज़्यादा कठिन आया है, तो आप 6 से 10 नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। मान लीजिए आपके यहाँ पर नंबर आए हैं 100 और आपका पेपर था बहुत ही टफ, तो आप उसमें मिनिमम से मैक्सिमम आप 6 से 10 नंबर ऐड कर लीजिए। मतलब 106 से 110 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद फाइनल जो रिजल्ट आपका आएगा उसमें शो होंगे। इसके अलावा अगर आपकी शिफ्ट इजी थी, आपके 110 नंबर थे, तो उसमें आप मानकर चलिए आपको ज़्यादा कम नहीं करना है। लेकिन मैं यहाँ पर एक अंदाज़ा लगाकर बता देता हूँ कि आपके 2 से 3 नंबर कम हो सकते हैं। एक तो कम होना रेयर बात है, आपके नंबर चाहे बढ़े ना, अगर आपका पेपर ईजी आया है तो हो सकता है आपके नंबर ना बढ़े नॉर्मलाइजेशन में, लेकिन कम होने के चांस बहुत ही रेयर रहते हैं। लेकिन फिर भी अगर कम होते हैं तो 2 से 3 नंबर से ज़्यादा आपके नंबर जो हैं वह कम नहीं होंगे नॉर्मलाइजेशन स्कोर में। अब आपका रिजल्ट कब आएगा, तो दोस्तों रिजल्ट के लिए आपको यहाँ पर बता दें, आपका जो एमपी प्लस का जो एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था वो आपका 17 फरवरी को हुआ था, लेकिन उसका रिजल्ट अभी भी आपका नहीं हुआ आया है। तो आपको यहाँ पर बता दें, इस मार्च महीने के लास्ट में उसका रिजल्ट आपका अनाउंस होना है। तो आप इसी प्रकार एमपी टेट का भी आप मानकर चलिए कि आपका जो रिजल्ट है वह 1 से 1.5 महीने बाद ही आपका रिलीज होगा। माना तो ये जा रहा है कि आपका 15 अप्रैल पर, जो 15 अप्रैल है तो 15 अप्रैल को आपका रिजल्ट आ जाएगा एमपी टेट का, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। मिनिमम
मिनिमम 1 से 1.5 महीने आपको एमपीटेट के रिजल्ट में लगेंगे। जैसे ही रिजल्ट आता है आपको हमारे वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, कट ऑफ के बारे में, कि एमपीटेट का वर्ग 3 का कट ऑफ कितना रहने वाला है, कितना कट ऑफ आपका जा सकता है। तो यहाँ पर आपको बता दें, कट ऑफ के लिए मैं एक्सपेक्टेड आपके लिए वीडियो लेकर आया हुआ हूँ। तो दोस्तों कट ऑफ बताने से पहले आपको एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी यानी SC ST OBC EWS और हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए 75, यानी 50% आपको मार्क्स चाहिए। 150 का आपका पेपर होता है तो 75 नंबर इन सब कैटेगरी वालों को चाहिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर आपके इससे कम है तो आप यहाँ पर कंपटीशन से पहले ही बाहर हो जाएंगे और डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसमें आपको 90 नंबर चाहना है क्वालिफाई करने के लिए। तो 90 नंबर आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, मतलब मिनिमम आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जनरल कैंडिडेट के लिए उनके लिए है 60%। तो दोस्तों 90 से अगर कम है और जनरल कैंडिडेट से जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपका डिस्क्वालीफाई आपको पहले ही कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इतना तो आपका मिनिमम स्कोर होना ही चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें आपका कट ऑफ कितना जा सकता है वो जान लीजिए। तो दोस्तों जितना भी मैंने एनालिसिस किया है उसमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपका जो कट ऑफ है वह कितना जाएगा वो मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आ गया हूँ। अगर जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो जनरल में आपका जो मेल कैंडिडेट के लिए कट ऑफ है वह आपका जा सकता है 110। ध्यान रखिए ये सारा कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ ये नॉर्मलाइजेशन के बाद मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के आधार पर आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। अगर आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके 110 नंबर आ रहे हैं जनरल कैटेगरी से मेल में तो आप रिस्क में सेफ जोन में है। आप कट ऑफ को क्रॉस कर लेंगे, मतलब आपके सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा हैं। इसके अलावा अगर आप फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर जनरल कैटेगरी से जनरल कैटेगरी से अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको मिनिमम जो आपका जो कट ऑफ है वह आपका जा सकता है 105, मतलब 105 नंबर अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद हैं तो आपका यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है। इसके अलावा OBC या EWS में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। अगर OBC या EWS कैंडिडेट हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो उनका यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ जो बनने वाला है वह आपका लगभग 105 नंबर बनने वाला है। अगर आपके नॉर्मलाइजेशन के बाद 105 नंबर आते हैं तो आप सेफ जोन में हैं मेल कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा अगर फीमेल कैंडिडेट हैं आप तो आपके अगर 100 नंबर आते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। ये मैं यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के आधार पर बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो आपका 94 से 95 कट ऑफ जा सकता है मेल में। और यहाँ पर फीमेल की बात करें तो फीमेल में आपका 90 नंबर या 92 नंबर आपका कट ऑफ जा सकता है। किसमें? फीमेल कैटेगरी में SC कैंडिडेट के लिए, SC कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा ST की बात करें तो ST के लिए आपका जो मेल कैंडिडेट के लिए जो नॉर्मलाइज कट ऑफ है वह आपका 88 जा सकता है। इसके अलावा फीमेल के लिए आपका 84 कट ऑफ जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर बताएं ये सारा जो मैंने यहाँ पर आपको कट ऑफ बताया है ये सारे के सारे नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स आएंगे उसके आधार पर मैंने बताया है। मतलब अगर आपके इस वक्त अगर आपके 100 नंबर आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको बता दें मैंने अभी आपको बताया है कि अगर आपके मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में भी बताया था कि अगर आपका पेपर हार्ड आया है तो उसमें हो सकता है आपको 6 से 10 नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाएं। तो दोस्तों अगर आपके इस वक्त 100 नंबर आ रहे हैं, पेपर काफ़ी ज़्यादा हार्ड था, तो हो सकता है आपके 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ जाए और 110 नंबर आपके आ जाएँ। जिस वजह से आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप जनरल में मेल कैंडिडेट हैं तो आप इस कट ऑफ को पार कर जाएंगे, मतलब आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन ये सारे के सारे मैंने मिनिमम मार्क्स मिनिमम यहाँ पर ये मैंने आपको बताया मिनिमम, ये मैंने क्या बताया है आपको मिनिमम कट ऑफ बताया है। मैक्सिमम आपका कितना जा सकता है तो मैक्सिमम आप लमसम यहाँ पर मानकर चलिए आपका 10 या 15 नंबर एक्स्ट्रा आपका कट ऑफ जा सकता है। ध्यान रखिए दोस्तों मैंने ये यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ आपको बताया है कि मिनिमम आपका जनरल में मेल कैंडिडेट के लिए आपका 110 जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम आप यहाँ पर 10 नंबर और ऐड करके चलिए 120 या 125 भी आपका कट ऑफ हो सकता है। अब मैंने यहाँ पर क्यों ये यहाँ पर
10 से 15 नंबर ज़्यादा लिए हैं। आपको यहाँ पर बता दें 10 से 15 नंबर मैंने इसलिए ज़्यादा लिए हैं क्योंकि आपको यहाँ पर बता दें कोई एग्जैक्ट कट ऑफ कोई भी आपको नहीं बता सकता है। अगर कोई आपको बेवकूफ़ बनाना चाहता है, बता देगा कि 110 कट ऑफ चला 105 100 या कट ऑफ चला जाएगा, तो ऐसा नहीं जाने वाला है। आपका मिनिमम तो 110 कट ऑफ जनरल में जाएगा ही जाएगा। उसके अलावा फीमेल में भी आपका जो है 105 मिनिमम कट ऑफ जाएगा ही जाएगा, लेकिन मैक्सिमम आपका 10 से 15 नंबर वेरी कर सकता है। हो सकता है 105 ना जाए 115 चला जाए, हो सकता है 110 ना जाए 120 चला जाए। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। अगर आपके 110 से 120 के बीच में नंबर आ रहे हैं या आपके 110 नंबर आ रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप जो है सेफ जोन में हो सकते हैं। इसी प्रकार आपको सारे जो भी मैंने यहाँ पर नॉर्मल यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स लिखे हुए हैं, इन सब में आप प्लस आप 10 से 15 नंबर ऐड कर लीजिए सभी कैटेगरी के लिए। तो ये यहाँ पर इतना आपका कट ऑफ जा सकता है। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।